नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी और आज हमारे इस खास शो जिसका नाम है शख्सियत, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान जो कि अपने आप में कई ऐसी जनजातियां यहां पर रहती है जो बहुत ही पिछड़ी हुई है और आपने वर्तमान में देखा होगा, हमने पाली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी देखा। आज उसी आंदोलन के सूत्रधार और राजस्थान के अंदर घुमक्तु, विमुक्त और अर्ध घुमंतु जनजाति जो परिषद है, उनके अध्यक्ष रतन नाथ जी कालबेलिया हमारे साथ में मौजूद है। सर, सबसे पहले तो स्वागत करता हूं आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ये पूरी जो ब्रॉडकास्ट की टीम है, मैं दिलों से पूरी डीएनटी समाज की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका मैं स्वागत करता हूँ। सर, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आप उस जनजाति से आते हो जिसका राजस्थान में राजनीति, आर्थिक, सामाजिक बिल्कुल ही जो हम कह सकते हैं एक सबसे पिछड़ी जनजाति में से आप आते हो। तो आप बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, आप वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचे। आज सरकार के सामने आप वार्ता भी रखेंगे 26 को, जो आपकी वार्ता होनी है, आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए सर। नहीं, आपका सवाल कहीं न कहीं अच्छी बात है। जो मुझे आपने जो सवाल किया, मैं उसके बारे में थोड़ा मैं बारीकी से आपको बताऊं जी। कि मेरा नाम रतन नाथ कालबेलिया है और मैं कालबेलिया समाज से आता हूं। और कालबेलिया समाज के बारे में आपको पहले ही पता है कि ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लान करते रहते हैं। ये घुमंतु विमुख जातियाँ रही है, इनका आज भी जो जीवन शैली वो थोड़ी अलग है। मुख्य गाँव से दूर जहाँ हमारी बस्ती है, जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, आने जाने का जो रास्ता वो पगडंडी की तरह बना है। और जो भी ज़मीन है वो कई वन भूमि है या गौचर भूमि है या ओरन की जो ज़मीन है, उसके अंदर हमारे लोग निवास करते हैं। तो मैं भी वहीं जन्म लिया। मेरा एक्चुअली में रहना तो भीलवाड़ा ज़िले में है। भीलवाड़ा ज़िले में जो हमारी करेड़ा जो तहसील है, जिसमें मांडल जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, इसमें एक छोटा गांव है बरावलों का खेड़ा। उस बरावलों को खेड़ा में मेरा निवास है और मेरा जन्म एक्चुअली में राजसमंद जिले के देवगुड़ थाना क्षेत्र के अंदर नाड़ का चौड़ा में हुआ मेरा जन्म, जब मेरा ननियाल है कहने का मतलब। तो मैं वहीं बड़ा हुआ और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे माँ बाप ने वहीं मेरा नाड़ के चौड़ा में जो स्कूल है जिसमें मेरा दाखिला करवाया। तो मैं कच्ची पहली यानी दूसरी तक मैं वहीं पढ़ाई की। फिर उसके बाद जब हमारे माँ बाप बाहर चले गए तो उसके बाद फिर मैं गाँव के अंदर, हमारे पड़ोसी जो गाँव जो ठीकरिया खेड़ा ग्राम वहाँ है, तो वहाँ मेरी 1 साल की मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। और फिर उसके बाद मेरा गोरखिया के अंदर 2 साल की पढ़ाई हुई। तो ऐसे करते करते मैं करीब 5 विद्यालय चेंज किए और मैं 8वीं तक पढ़ाई की। फिर माइग्रेशन के लिए परिवार की परिस्थिति ऐसी थी तो माँ बापों के साथ फिर हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जहाँ ट्राइबल जो एरिया है, तो वहाँ अधिकतर हमारे लोग गद्दों पे डेरे लद के हम लोग वहीं जाते थे और वहीं कुछ गाना वाना गाना और कुछ हमारे मम्मी वगैरह के साथ कोई धंधे वंदे के लिए हम लोगों को मेहनत मजदूरी के लिए हम लोग बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मन में कभी इस तरह का था ही नहीं। तो धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी के अंदर भंवर मेघवंशी नाम के एक व्यक्ति हैं जो हमारे भीलवाड़ा की सिरडियास में रहते हैं। तो वो मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जब मेरा उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा कि भाई कितने पढ़े, ऐसा कुछ किया आपकी समाज के अंदर। तो उन्होंने घुमंतु अधिकार अभियान करके एक डगर करके एक संगठन बना रखा था। तो उस डगर के अंदर मेरे को कहीं उन्होंने एक हिस्सा बनाया और उस डगर के माध्यम से मैं धीरे धीरे छोटी छोटी मीटिंगों में जाना हुआ। तो मुझे भी लगा कहीं न कहीं हमारा स्वाभिमान। उस दौरान में मैं थोड़ा बालिक हो गया था, तो मेरी शादी तय हुई। तब मेरे दादाजी बहुत समाज के हमारे अच्छे पंच हैं, तो उन्होंने एक शौक करके घोड़ा लेके आए कि भाई अपने बेटे की बनोली अपन घोड़े पे निकालेंगे। तो जब घर पे मेहमान आ रहे थे, सब तरह की छोटी मोटी तैयारियां हो रही थी। तब छोटी मोटी तैयारियों के दौरान थोड़ी देर बाद में जब सरपंच आता है और पटवारी आता है, ये कहता है कि भाई ये घोड़ा किस काम लेके आए। तो मेरे दादाजी ने कहा हाथ जोड़ के कि भाई बच्चे की बनोली निकालेंगे हम। तो गांव के अंदर विरोध है, आप बनोली नहीं निकाल सकते। ऐसे करके सब हमारे घर के लोग डर गए और घोड़ा वहीं बंधा रहा। हमारी कोई बनोली नहीं निकाली और शादी भी करके घर आ गए। किसी कारण मेरा वो रिश्ता था वो वापस टूट गया, क्योंकि हम दोनों भाई एक ही घर में जब शादी की तो थोड़ा दूसरे भाई का रिश्ता बैठा नहीं, तो मेरा भी रिश्ता टूट गया। तो रिश्ता टूटने के बाद फिर मैं धीरे धीरे मेरे हक और अधिकार के बारे में समझा। तो जब मेरी दोबारा शादी हुई तब मैं इस गांव में हाथी लेके आया।
और फिर पूरी प्रशासन के 2 पुलिस थानों का जाब्ता रहा और फिर मेरी हाथी के ऊपर बनोली निकाली गई। तो हाथी पर जब मेरी बनोली हुई तो आसपास में एक बड़ा मैसेज किया, तो मैं कहीं पे भी लोग मुझे हाथी के नाम से जानने लगे कि भाई ये वो हाथी पे बनोली निकाली जो। तो बहुत सारे लोगों का दुश्मनी भी हुई, बहुत सारे लोगों का थैंक्स भी मिला, कुछ लोग हमें बल देने वाले भी मिले, कुछ लोग हमें डराने धमकाने वाले भी मिले। पर फिर मेरा धीरे धीरे मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, जिसमें महानरेगा का कानून लेके आए, सूचना के अधिकार का कानून लेके आए, राइट टू फूड का कानून लेके आए और ये अधिकार यात्रा का जो जवाबदारी यात्रा का कानून लेके आए। तो मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा। तो सबसे ज्यादा भंवर मेघवंशी मेरे जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया जो मुझे यहाँ तक भेजा। तो मैं उस संगठन में रहा, फिर मैं देखा कि हमारा भी कुछ हक है, हमारा भी कुछ अधिकार है। तो वहां रहते रहते हम लोगों ने घुमंतु अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति, ये पूरा संगठन का नाम ही भंवर मेघवंशी ने हमें बना के दिया। यही जालाना डूंगरी है, इसी नहीं जालाना डूंगरी के अंदर ही एक एक्सनाइट नाम की कोई संस्था थी जिसका नवीन नारायण उनके हेड थे। तो उन्होंने घुमंतु जातियों के बारे में कभी पहले किसी को पता नहीं था कि घुमंतु जाति क्या होती है। तो 2 दिन तक हमने शोध किया और फिर हमने घुमंतु अधिकार करके एक मंच बनाया और उन दौरान हमने जयपुर में एक बहुत बड़ा मीटिंग की। जब सलाउद्दीन अहमद चीफ सेक्रेटरी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अदिति मेहता थी, तब हमारे बाड़मेर जैसलमेर से सभी घुमंतु जातियों के लोग आए। तब से हमें लगा कि यार आज भी हमारे जो लोग हैं उनकी हालातें बहुत खराब है। जीते जी तो जमीन मिले ना मिले, मरने के बाद दफनाने के लिए भी जमीन नहीं मिलती है। कोई भी पुलिस थानों में मामला होता है, पुलिस को टारगेट पूरा करना होता है तो अधिकतर पुलिस हमारे डेरों में आती है, किसी देवरे पे किसी घर में जाती है, कोई छुरी छोटा मोटा तलवार वगैरह लेके हथियार का केस बना देती है। 151 का पुलिस को जब टारगेट पूरा करना होता है तो हमारे लोगों को ही पकड़ती है, रात भर बंद रखती है और सुबह एसडीएम के यहाँ पेश करके 151 का टारगेट भी पूरा कर लेती है। और दूसरा, अधिकतर कोई बड़ा क्राइम होता है तो जब उनको कोई मुलजिम नहीं मिलता है तो पुलिस अधिकतर हमारे लोगों को ही दबोच के, ठोक पीट के और उनको झूठे मामलों में कई ऐसे लोगों को जेलों में उगला देते हैं और जेलों में डाल दिया जाता है। तो ये पीड़ा बहुत दिनों से दिल में मेरे थी। अच्छा, आपने बताया जैसे आपने बताया कि बारात के अंदर हमने घोड़ी लाई लेकिन चढ़ने नहीं दिया। समाज के अंदर आज भी हमने कई ऐसी जगह देखी है जहाँ पर ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर प्रशासन के साथ में जो है ला करके शादियाँ करनी पड़ती हैं। ऐसे कई मामले आए। इन्होंने जैसा जिक्र किया कि मरने के बाद भी ज़मीन नसीब नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले बाड़मेर का एक मामला हुआ है जहाँ पर ऐसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उनको दफनाने के लिए, अंतिम क्रिया करने के लिए वहाँ पे ज़मीन नहीं थी, इसलिए बाकायदा लगभग 10 से 12 घंटे कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना चला। वहाँ पे बड़े बड़े नेता आए जैसे रविंद्र सिंह भाटी। फिर वो आने के बाद में उस व्यक्ति का जो है अंतिम संस्कार हुआ। सर, आपने जो अभी अपनी जो 10 डिमांड है उसके अंदर अधिकार पट्टों के बारे में भी है, ये सारी चीज़ें जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट ये जो आपने अभी बताया शमशान भूमि वाला, ये लगभग अगर राजस्थान के बहुत सारे गांवों का सर्वे किया जाए, अगर 5 गांवों का सर्वे करेंगे तो 5 में से 1 गांव में मिलने की संभावना है कि वहाँ पर जो घुमंतु समुदाय है उसकी जो है अंतिम क्रिया करने के लिए शमशान भूमि है। इस चीज़ को आप कैसे मांग करते हो और इसमें आपने इसको इंक्लूड भी नहीं किया है? नहीं, एक्चुअली में ये जो आपका सवाल है, जो भी आपने मेरे से सवाल जो किया है वो मेरे दिल की गहराइयों तक छूता है। और हमें पता है कि अभी आपने बाड़मेर का भी बताया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाड़मेर की बात को क्यों लेके चल रहे हो। जब से अगले 15 साल से घुमंतु डीएनटी जातियां अपने हक और अधिकार के लिए स्थायी 2 गज जमीन के लिए संघर्ष कर रही है। अभी हमारे लोगों में वो चीज तो निकल गई कि हमें घर का पट्टा मिले ना मिले, मगर हमारे लोगों में तो अभी ये आ गई है कि हमें शमशान घाट की जगह होना बड़ा कम से कम हमें मरने के बाद में तो हालत ये है कि हमारे लोग जब मर जाते हैं तो जो भी रिश्तेदार आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि भाई कहां दफनाओगे। लोग, परिवार जिनका मर जाता वो लोग तो रोते हैं, पर मन में ये चलता है कि अब इसकी बॉडी को कहां दिखनाएंगे। राजस्थान के अंदर भास्कर टीम ने पूरे राजस्थान का आज से 10 साल पहले सर्वे किया कि अधिकतर घुमंतु डीएनटी जातीय कालबेलिया समुदाय की जो समाधि जिसको बोलो और शमशान घाट अपने घरों में बनी हुई है। अच्छा, अधिकतर लोग मर जाते हैं, उनको अधिकतर, ये तो आपका घर है और घर के आंगन के अंदर ही
वही उनकी मजबूरी है, वहीं पे वही उनका दाग दफन वो लोग करते हैं। इसमें भास्कर की फ्रंट पेज की खबर पड़ी, खबर लगी पूरे फ्रंट पेज की, और उसको हाईकोर्ट ने उस पर प्रसंज्ञान लिया और राजस्थान सरकार को फटकार लगे। ये मैं आपसे करीब 12 साल पहले का मामला बता रहा हूँ। ये होने के बावजूद भी अभी तक इस समस्या का समाधान तो हुआ नहीं। ये होने के बाद भी राजस्थान सरकार ने अभी कोई चीज की गंभीरता नहीं ली है। और हमारे लोगों को तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग बिल्कुल अब नर्वस हो गए हैं। लोगों को पता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होना, सरकार है कुछ नहीं करने वाली है। तो ये केवल बाड़मेर की बात नहीं है, ये भीलवाड़ा की भी बात है, बाड़मेर की भी है, जोधपुर की भी है, सीकर की भी है, पाली की भी है। पाली जिले के मुड़िया गांव है जो पाली शहर के लगा हुआ है, जहां करीब 6 महीने पहले का मैटर है, जहां करीब एक जो बंदा था, करीब तब 15 साल का एक लड़का था, नौजवान साथी की डेथ हो गई, जिनकी बॉडी को सरकारी गौचर भूमि में दफना दिया। मगर गांव के लोगों को पता चला, जो समाज के विरोधी लोग जाके जेसीपी से उस बॉडी को निकाल कर और उस जेसीपी के सूंड में डालकर और जाके नाले में जाके उसको बॉडी को पटका, उसके अवशेष जो है ना वो बाहर पड़े रहे। एक दिन तक परिवार वहां बैठा बैठा रोया। हमें पता चला, हम गए, संबंधित कलेक्टर से बात हुई, उसके बाद भी सरकार ने उस पर कोई प्रकार की गंभीरता, हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद, सारे कलेक्टरों को ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने अभी तक ठोस नीति इन जातियों के लिए नहीं बनाई। तो जैसे सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारे ऑर्डर होने के बावजूद भी सरकार इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रही है? क्या रीजन है? नहीं, रीजन देखो इनका यही है कि एक तो क्या कि हमारे लोग संगठित नहीं है, संगठित नहीं। दूसरा क्या है कि ये हमारे लोगों को इन्होंने एक तरह का वोट बैंक समझ रखा है। वोट का जब बनाने का टाइम आता है तो हमारे लोग कहीं आते हैं तो बुला लेते हैं, और वोट का कोई भी कागज है वो हमारे लोगों के पास आपको मिल जाएगी। पहचान पत्र की आईडी है ना, उसके लिए गांव का पटेल, गांव का सरपंच या गांव का कोई भी लंबड़दार वो उस परिवार के पीछे 2 दिन खड़ा रह के भी उसका वोट का वो बना देगा। मगर दूसरे कागज में उनकी कोई ना उनका कोई राशन कार्ड बनाएंगे, ना उनका कोई आधार कार्ड बनाएंगे, और वोट लेने के बाद, और वोट में भी बड़ा फ्रॉड का मामला। वो क्या करते हैं, कभी एक छोटा दारू का पौवा है या एक गुड़ की डली है, 100-500 का नोट देके इन लोगों का वोट, और खुदा न खास्ता लोग माइग्रेशन के लिए अधिकतर बाहर रहते हैं, तो वहां से बुलाते हैं तो 150 रुपए किराए भाड़े का दे देते हैं और इनसे केवल वोट ले लेते हैं। और उनको यही पता, उस नेता को यही पता है, उस गांव का जो बहुत बड़ा दलाल जो समाज पे करता, उनको भी यही पता है कि ये केवल इनको ये दे दो, वोट दे देंगे 5 साल तक। मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकतर जो हमारी बस्तियां हैं आज 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से जो हमारी बस्तियां बसी है, वो आज भी जो 50 साल से पहले कंडीशन है वही कंडीशन है। ना वहां पीने का पानी है, ना वहां कोई हेडपंप लगा है, ना वहां कोई नल की व्यवस्था हुई है, और ना वहां कोई आने जाने का रास्ता हुआ है, और ना कोई आंगनवाड़ी है, और ना वहां कोई स्कूल है। जमीन की जो किस्म है वो पहले भी 50 साल पहले भी गौचर थी, और अभी भी वो जमीन गौचर के अंदर। मैं बता रहा हूं कि अदर कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति कहीं 50 बीघा जमीन पे जब खेती करता है तो वहां लाइट का कनेक्शन भी हो जाता है, वहां मकान भी बन जाता है, और वहां सारी प्रकार की फैसिलिटी मिल जाती है। और जो बस्ती बाद में बस्ती है, जो अदर जाति की, जहां उस जमीन की पेरा फेरी में किस्म भी चेंज हो जाती है, और उनको अब चारागाह से वो जमीन बीला नाम में भी चली जाती है, और बीला नाम से उनको आबादी में हो जाती है, और उनको पट्टा भी मिल जाता है। मगर हमारे, और तीसरी बात, कई जगह मैं पूरे राजस्थान में घूमा हूं, अभी मेरी कम से कम 26 जिलों में यात्रा हुई है। शमशान घाट का मुद्दा सबसे बड़ा है कि साहब हमारे लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि साहब हमारे लोग मर जाएंगे, हम कहां दफनाएंगे। ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, एक बड़ी। दूसरा, एक ये भी इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जहां पे भी गया, जो 60 साल पहले, जो आज भी आप कोई सैटेलाइट से लोगों की फोटो देखो ना, तो 60 साल पहले जो लोगों की शक्ल थी, जो 60 साल पहले जो कपड़े लत्ते पहनते थे, वो हमारे लोगों में आज भी वही है। यानी कच्चे त्रिपाल में है, कच्चे तंबू में है, और वहां पे कच्चा आंगना है, वहीं सासू भी उसमें ही है, बहू भी उसमें ही है, और बैठा भी हुए। यानी एक तंबू में 4 फैमिली एक साथ रह रही है, और उनके बच्चे बच्चे भी वहीं पे हैं, और नहाने का भी उनका कोई पता नहीं। आज उस बर्मे पे आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसे गांव हैं जहां 1-1 किलोमीटर दूर से हमारे लोग पानी आज भी सिर पर लेके आते हैं। तो आज भी ये जो सरकार कहती है उजाला योजना की बात, सरकार कहती है घर घर पानी, जनता जल योजना जो है, मगर वो कहाँ है? तो इन बस्तियों तक मुझे लगता नहीं कि सरकार, और इसमें प्रॉब्लम क्या मैं बता दूं, इसमें ये प्रॉब्लम है कि जहां हमारी बस्ती छुआछूत भेदभाव के कारण डीएनटी जातियों की बस्तियां अधिकतर गांव से, मुख्य गांव से दूर होती है, वहां ओरण की जमीन, वन भूमि या सिवाइचक जमीन होती है। अब वो जमीन जब चेंज होगी कि जब ग्राम पंचायत प्रस्ताव लिखे
ग्राम सभा में कि भाई ये घुमंतु बस्ती है जो भी है, जिनके लिए पेरा फेरी में कि भाई ये चरागाह की जमीन बिला नाम में, बिला नाम की जमीन चरागाह में, तब जाके वो कागज बनेंगे, एसडीओ के यहाँ जाएंगे, फिर कलेक्टर के यहाँ जाएंगे, कलेक्टर ऑर्डर करेगा, तब जाके वो जमीन आबादी में होगा। बहुत सारी जगह पे कहीं सरकारी मकान भी पास हो जाता है, पर ग्राम पंचायत ये कहती है कि आप चरागाह में हैं इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे। बहुत सारी जगह पे तो कुछ पैसा हमारे लोगों के खाते में भी चले गए। जैसे पहली किस्त आती है 10,000 5,000, मगर वो बेचारे वो चरागाह भूमि के कारण नहीं बना सकते हैं, तो वो पैसा भी उनको वापस लेना पड़ता, रिकवर करवाना पड़ता है, और अधिकतर खुले में रहना पड़ता है। मैं आज भी बताऊं कि पूरे राजस्थान को आप खंखोल के देखें, प्रत्येक बस स्टैंड के बाद भीख मांगने वाले डीएनटी समाज के लोग मिलेंगे। बड़ा ब्रिज के नीचे जो अर्ध नंगे कपड़ों में रह रहे हैं वो डीएनटी समाज के लोग हैं। कहीं आपको खाक में झोली डाल के गाना गा के सुबह की बासी रोटी मांगना, ये डीएनटी समाज के लोग हैं। सुबह जल्दी 4 बजे उठ के एक वृक्ष के नीचे, पूरे गांव के अंदर एक वृक्ष होता है बड़ा पेड़, उसके ऊपर चढ़ के वहां ठंडे पानी से लेके पूरा गाना गाना और फिर ठंडी रोटी गांव गांव से मंगाना, तो ये आज भी हमारे डीएनटी घुमंतु जातियों के अंदर ये है। तो सरकार को इनके लिए नीति बनाना चाहिए, और सरकार ने इनके लिए अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं बनाई है। केवल देश आजादी के बाद पहले बार सरकार ने घुमंतु डीएनटी बोर्ड बनाया, और घुमंतु डीएनटी बोर्ड का ना तो कोई ऑफिस है, ना उनके पास कोई संवैधानिक दर्जा है, और केवल ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। 50 लाख है, 60 लाख रुपए। जब इस देश के अंदर राजस्थान में 15% लोग हैं, 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन के बाद आप उनको कितने दे रहे हो? 50 लाख रुपए उनको बोर्ड में दे रहे हो, और वो पैसा भी ये राजस्थान की जितने भी जो आईएएस कलेक्टर हैं, राजस्थान की जितने भी जो मंत्री हैं, इनके सबके प्राइवेट एनजीओ बने हुए हैं, और उनके रिश्तेदारों के नाम से जो एनजीओ बने हुए हैं, वो सारा पैसा उसके अंदर लैप्स हो जाता है, और सारे पैसों को वो वहीं डकार जाते हैं। एक शिलान्यास का भाटा नहीं है, एक कोई पानी की टूटी नहीं है। और इतना भी मैंने देखा है कि इनके लिए कोई सड़क पास होती है या इनके लिए कोई पानी पास होता है, ये क्या करते हैं कि पास तो इनकी बस्ती में हुआ है, पर अदर जो बड़े लोग हैं उनके वहां से सड़क बनाते बनाते लाते लाते इनकी बस्ती के पास लाके और वहां भाटा लगाते हैं कि भाई ये हो गया, और पानी पाइपलाइन पूरी बस्ती में देते हैं दूसरों में। और इनके यहां जैसे जानवर के नाम पे खेली खोलते हैं ना, 1-2 कनेक्शन देते हैं, जहां पूरे डेरे वाले, पूरी घुमंतु बस्ती के लोग वहां खड़े रह के एक नल में पूरे लोग पानी भर के अपने घर तक जाते हैं। तो ये कंडीशन इस राजस्थान, इस भारत आजाद देश में आज भी घुमंतु जातियों के लिए एक बहुत बड़ी और देश के लिए भी बड़ी कलंक की बात है। ये जैसा इन्होंने बताया कि डीएनटी के साथ में कौन कौन सी जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर आज आगे हम बात करें तो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, डीएनटी के नेताओं की मीटिंग है। एक बार आज़ादी के बाद में पहली बार देश में ये मीटिंग इतने बड़े स्तर की हुई है और यहाँ तक पहुँची है कि सरकार इन्हें वार्ता के लिए बुला रही है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हो, लाल जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हो रहा है, उनसे आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी और आपको ऐसा क्यों लगा कि भाई इनके साथ में हम रहेंगे, इनके कंधे से कंधा मिला करके हम चलेंगे तो हम जो भाई हैं, डीएनटी भाई हैं, वो इस लड़ाई को जीत सकते हैं और सरकार को जो है वो हमारी बातें माननी ही पड़ेगी? नहीं, अब देखो, इसके लिए तो मैं ये सारा सर्वे और सारी बधाई मैं भिखू सिंह रायका को देता हूँ जी, जो डीवाईएसपी से रिटायर्ड हुए हैं, पहले आर्मी में थे। तो इन्होंने मेरे कई नंबर मिले, तो मेरे 99 50 71 35 39 का एक नंबर, जिसपे भिखू सिंह जी ने मुझे फोन किया कि मैं वो बोल रहा हूँ रतन नाथ जी आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर, रबारी समाज की बात थी, तो मैं कहा सर आप जहाँ कहोगे वहाँ मैं आ जाऊँगा। तो इन्होंने कहा आप कल आ जाओ। तो मुझे लाल सिंह जी से भिखू सिंह जी ने मिलाया। तो हम इनके घर पे गए। तो पहले बात तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि जब मैं जैसे ही लाल सिंह जी के यहाँ गया ना, तो जब लाल सिंह जी के नीचे एक बड़ा एक ऑफिस था बना रहा, घर भी काफ़ी बड़ा है। तो मैं वहाँ गया तो मेरे मन में था कि ये किस तरीके के रबारी हैं, उस तरह का करेंगे। तो मैं जब गया तो सीधा मुझे इन्होंने बिठाया और सीधा पानी का लोटा मेरे को सीधा दिया, तो पिया और मेरे साथ बैठे। फिर इनके बच्चे को बोला कभी खाना, तो उन्होंने क्या किया, एक रोटी थी और कुछ सांगरी की कुछ सब्जी थी और घी नहीं था, उसमें लूनिया था। जो घी का है, पहले एक लूनिया होता है, छाछ से लूनिया बनता है। तो उन्होंने क्या है कि सबके बीच में रखा। तो मैं जजक भी रहा था। तो फिर लाल सिंह जी ने कहा आप ले खाना खाओ। तो फिर मैंने उस लूनिया को भी लिया, उस सब्जी को भी मैंने लिया और हम लोग ने बैठ के वहाँ पे खाना खाया। तो फिर मेरे समझ में लगा कि यार ये, और फिर रेवारी एक ऐसी समाज है, मैं बता दूं
कि मेरा जन्म भी रेवाड़ियों के पास ही हुआ, जिस गांव में मैं रहता हूँ जहाँ रेवाड़ियों की ढानी है। तो रेवाड़ी एक ऐसी समाज है कि रेवाड़ी किसी के साथ धोखा नहीं करता है, और रेवाड़ी किसी के साथ, रेवाड़ी रायका देवासी किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करते हैं, और कमिटमेंट करते हैं तो रेवाड़ी समाज खरा उतरते हैं। और मुझे इस चीज का भी पता था कि रेवाड़ी समाज एक डीएनटी जाति में आती है। दूसरा मुझे ये पता था कि जब भिखू सिंह जी ने कहा कि मैं रिटायर्ड डीवाईएसपी हूं, फिर इनका लगा कि प्राइवेट सेक्टर में ये जनरल से बहुत बड़े बैंक सेक्टर से आए हैं, तो मुझे पता है कि जिस आदमी को जब पैसे की भूख होती है या राजनीति किसी पद की भूख होती है तो हमें क्यों बुलाते हैं ये। तो इनको ये लगा कि यार ये डीएनटी जातियों के बारे में रतननाथ जी आपने आंदोलन किए जब किए तो मैं आपके बारे में, तो मुझे मिलाया, हम इनके साथ बैठे तो इन्होंने मुझे ये कहा कि रतननाथ जी सब हम एक साथ रह के, और ये जो जातियां हैं जिन जातियों के लिए हम काम करते, तो मैंने इनको कहा साहब रबारी समाज तो आज भी आपका सक्षम है, हाँ कुछ पशुपालक लोग हैं जो माइग्रेशन के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ इनके साथ बहुत बड़ी मध्य प्रदेश वगैरह छत्तीसगढ़ वगैरह जाते हैं तो होता है, तो बहुत दुर्व्यवहार होता है। तो मैंने कहा कि जब आदमी राजस्थान से निकलकर छत्तीसगढ़ में जाके एक पशुपालक की हिम्मत कर सकता है, जो आदमी इतना पढ़ा लिखा, जिसका इतना घर है, एक बेटा प्रोड्यूसर है, एक बेटा अमेरिका में है, तो इस आदमी को किस चीज़ की भूख, जो जिसने कहा कि हम इन डीएनटी जातियों के लिए कुछ काम करेंगे, अपन रतननाथ जी मिलके करेंगे। तो फिर मैं जैसे इनसे मिला तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वो था। दूसरा, फिर इनका कोई रेस्टोरेंट है जहाँ कोई कैफे टाइप है, तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ कैमल कैफे में जब हमने बुलाया तो वो कैफे इनके था, तो वहाँ इन्होंने कुछ मीडिया वालों को भी बुलाया, तो उन्होंने मेरे को इनके पास बिठाया। जहाँ लाल सिंह जी ने बाइट दी तो पहले खुद बैठ देगी, फिर मेरे को बोला रतननाथ जी बोलेंगे। तो वहाँ हम बहुत सारे लोग जैसे गीता बागरिया, बिशन बावरी, कुछ डीएनटी के लीडर जैसे ललित राणा, सरवन्ना सफेरा, हम कुछ लोग वहाँ गए थे, तो हम सब चीज़ें नोट कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने खाने का चावल रोटी वगैरह था, तो सबको के साथ खाना खिलाया। हम सब डीएनटी के लीडरों ने सब ने थैंक्स बोला कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति के साथ अपन कुछ करेंगे तो कहीं न कहीं, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता गया। तो लाल सिंह जी ने और भिखू सिंह ने और पूरी पशुपालक टीम ने ये कहा कि हम रबारी समाज के लोग हैं, हम भूखे रह जाएंगे, हमारे को हमारा राइट मिले न मिले, पर आपकी जो जाति है जो आज भी खुले में रह रही है, सबसे ज्यादा अत्याचार आप पे हो रहा है, सबसे ज्यादा सरकार की योजना आपको मिलना चाहिए, आपका राइट है, आपका जो राइट कहीं कहीं डाइवर्ट हो गया है, इसके लिए रतननाथ जी पूरे राजस्थान में अपन एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा संघर्ष करेंगे। तो हमने वहाँ खाना खाया, फिर हमने यहाँ यूथ हॉस्टल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धीरे धीरे लाल सिंह जी के सब लोगों को दिल में बसे। फिर हम लोगों ने तारीख डिसाइड की, पहला आंदोलन हमने पाली में किया। तो वहां पे भी मुझे लगा कि हमारी समाज बहुत कम गई थी, रबारी समाज के लोग थे, तो हमने देखा भाई क्या, तो वहाँ रेवाड़ी भी पहुंचे, गाडोलिया भी पहुंचे और हम लोग भी पहुंचे, तो वहाँ लाल सिंह जी ने हमें वही मान सम्मान दिया। फिर उसके बाद जोधपुर गए तो हमने वहीं हमारे को चाहे ज्ञापन लेने गए, चाहे बाइट देने की बात थी, चाहे मंच में बैठने की बात थी। तो जोधपुर जब तक हम गए तो हमारा झिझक पूरा दूर हो गया था कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं नई क्रांति लाएगा और ये व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे हितों का वकालत करेगा और बहुत बड़ा एक आदमी संस्कार होगा। तो ऐसे करके लाल सिंह जी पे हमें भरोसा हो गया। तो हमने 4-5 आंदोलन ऐसे किए। फिर हमने ये कहा कि जब लाल सिंह जी ने कहा जब सरकार नहीं मान रही तब क्या कहना चाहिए, मैं को सर आप बताइए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कहीं न कहीं रतननाथ जी हमें रोडों पे आना पड़ेगा और इन जातियों के लिए सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और सरकार इन जातियों के लिए बिल्कुल बोलना नहीं चाहती है। इन्होंने अंदर से टच किया, हमने भी किया और मैं तो अगले 15 साल से संघर्ष कर, मुझे तो पता था कि सरकार कुछ करने वाली नहीं। तो लाल सिंह जी ने और हमारी पूरी टीम ने बैठ के तय किया, सारे डीएनटी लीडरों ने तय किया। तो फिर हमने कहा कि अब सरकार नहीं मानती है तो 7 नवंबर को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को अल्टरनेटिव दिया। राजस्थान के मुख्य सचिव को कहा, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलेवर जी को कहा, मुख्यमंत्री को ओसडी को कहा, सबको हमने कहा, मगर सरकार नहीं मानी। तो हमने सरकार के इंकार में हमने वहाँ सांगानेर में पुतला भी झाला, जोधपुर में भी हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला झाला, हमने पाली में भी हमने पुतला झाला। हमने सरकार की जो सारे ऑर्डर, लाल सिंह जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये कहा कि जब ब्रिटिश हुक्म जिस देश में जब अंग्रेज राज कर रहे थे तब इनका अंग्रेजों के जो क्रूरता के कुछ ऐसे कानून थे जिसको महात्मा गांधी ने जलाए थे। तो लाल सिंह जी ने यह कहा कि डीएनटी जातियों के लिए योजना तो अपनी ये योजना कुछ काम ही नहीं कर रही, तो क्यों नहीं हम इस योजना की होली जलाएंगे। तो मुझे समझ में आया कि यार बहुत अच्छी बात है। तो हमने सब जगह सब कलेक्टरों के आगे जो सरकार घुमंतु जातियों के लिए जो कागज जारी कर रखे हैं, जो ऑर्डर जारी कर रखे हैं, उसको हमने होली जलाई। और होली जलाने से सरकार को भी, पर सरकार का इतना निष्क्रिय रहा, सरकार इतनी गहरी नींद में सोई, सरकार नहीं सुनी। अंत में 7 नवंबर को बढ़ चढ़ के हमारे नौजवान साथी सभी घुमंतु जातियों के, विशेष तौर से रेबारी समाज के यूथ, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये एक बहुत बहुत बहादुर जात है। ये समाज बड़े दल बल के साथ आई और हम लोग वहां बैठे, हमारे बैठने से ही रोड जाम हो गया
और नेशनल मीडिया सारी आई, सारे नेशनल के बड़े नेताओं ने रिट्वीट किया और कभी डीएनटी के बारे में किसी ने एक हेडलाइन किसी ने नहीं छापी, मगर इस आंदोलन से सारे नेशनल मीडिया में सारे नेशनल लीडर और चाहे राजस्थान के चाहे पक्ष के विपक्ष के सारे नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पे लिखा, इनकी नदियां की। सरकार ने हमारे खिलाफ जो गोली बारूद बजवाया, जो हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया, हमारे लोगों पर 78 मामले जो डाले, 62 घंटे रोड जाम रहा, तो सरकार ने जो कुछ लोग, तो हमें लगा कि पहले बार देश आजादी के बाद डीएनटी के लिए इस देश में लोगों को, ये बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं डीएनटी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता है एलएनटी है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि एलएनटी के लिए आंदोलन हो रहा है, पर धीरे धीरे जब ये खबरें छपी, सब चीजें हुई, तो लगा कि डीएनटी भी इस देश के अंदर कोई एक बड़ी जाति है जो इन जाति का हक और अधिकार के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे। तो हमने तो लाल सिंह जी ने और हमने सबने मिलकर ये कहा है कि सन 1947 में देश आजाद हुआ, मगर घुमंतु जाति अब तक आजाद नहीं। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों से जितने भी आप क्रांति जो है, उस देश की जितनी भी आतंक लगा जो क्रांति है, उसके बारे में आप देखें कि हमारे लोगों ने गुरिल्ला युद्ध खेला, हमारे बंजारे भाइयों ने लड़े, हमारे नाथ समाज के लोगों ने लड़े, हमारे रायका, रेबारी, देवासी, सब लोगों ने अंग्रेज तो हुकूमत से तो हमने बहुत डट के मुकाबला किया, और उसके लिए हमें क्रिमिनल एक्ट भी आया, हमारे पर कितने बड़े षड्यंत्र मामले भी हुए, कई लोगों को इंडोबार निकोबार की जेलों में किसको बिल्कुल मार दिया गया। तो अंग्रेजों हमारे लोग लड़े, पर मैं आपको और कह रहा हूं कि हमारे लोगों ने इस जो लोकतंत्र के अंदर जो नेता है, जो हमारा हक चुरा कर 25-25 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, 50-50 लाख का बंगला बना रहे हैं, उनके बेटों की बर्थडे में 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं विदेशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये हमारे गरीब का हक मारकर ये लोग जो हैं, इसके खिलाफ इस बार हमारे घुमंतु डीएनटी जातियों ने माननीय लाल सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग एक छत के नीचे, एक झाड़ के पेड़ के नीचे, एक जाजम पे आके हम लोगों ने ये जंग जो छेड़ा है। हमें कहीं लगा है कि ये 7 नवंबर के बाद अब हमें कुछ लगा है कि हमारी बात भी कहीं न कहीं सरकार के सामने जाएगी। ये रेवारी समाज पे, देवासी समाज पे और समस्त लाल सिंह जी की पूरी टीम पे हमें भरोसा है। और मैं क्या भरोसा करूं, पूरी डीएनटी समाज के कोई भी लोग हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत संजीदा व्यक्ति है। और जब महात्मा गांधी जी ने भी जो क्रांति लाए तो ऐसे ही लाए थे, भगत सिंह जी भी ऐसे ही लाए थे, और हमारे सुभाष चंद्र बोस भी ऐसे ही लाए थे। और कोई न कोई जातियों को एक उचित स्थान दिलाने के लिए एक कोई न कोई मार्ग होता है, जो मार्ग डीएनटी समाज का मार्ग है, सामान्य लाल सिंह जी का मार्ग है। तो जैसा सर आपने बागराई के बारे में बताया, तो वहाँ की एक चीज़ हुई कि लाठीचार्ज हुआ, इसके बाद में सरकार से जो आयुक्त वगैरह आए थे, संभागीय आयुक्त, उनसे बातचीत भी हुई हमारी। ये बातचीत होने के बाद में जब सरकार ने कहा कि हम आपसे वार्ता करेंगे, इसके बावजूद दूसरे दिन हमें पता चलता है कि 78 व्यक्तियों पर जो है सरकार ने जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था वहाँ से मुकदमे दर्ज किए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार डबल जो स्टैंडर्ड का गेम खेल रही है? एक तरफ तो कह रही है कि हम आपसे बात करेंगे, दूसरी तरफ केस और जो है वो लगा रखे हैं इन्होंने। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं सर, देखो इसमें ये 78 जो मामले दर्ज हुए ना, तो उसी दिन उसी रात को हमें पता भी हो गया था, जिस दिन सरकार से हमारी जो वार्ता हो रही थी उसके 1 घंटे पहले हमें पता भी हो गया था कि हमारे डीएनटी के 78 लोगों पे मामले दर्ज हुए, ये हमें पता भी हो गया था। हम भी इतने भोले लोग नहीं है, हमें भी पूरा सरकार की सारी व्यवस्था हम भी बना के बैठे हैं, हमें पता भी था। लाल सिंह जी का भी उसमें नाम था, मेरा भी नाम था, हमारे बहुत सारे जो साथी जिनके अलग अलग सबके नाम थे, 78 लोगों पे माम हुआ, हमें ये पता भी था। जब हम सरकार के साथ, जब हमारी संभागीय कमिश्नर, जिला कलेक्टर और सारे एसपी और सारी प्रशासन के साथ जब हमारी बात हुई थी, तब हमने जब माननीय ओठाराम जी, देवासी जी, उनसे भी हमारी बात हुई वहाँ पे फोन के माध्यम से, तो हमें पता था। तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये थी कि भाई ये सरकार ने हमारे पर दोगला चाल चली है। एक्चुअली में हमारे हक और अधिकार के लिए हम बैठे हैं, सरकार ने लाठीचार्ज किया, सरकार की वीडियो हमारे पास, सरकार पुलिस हमारे लोगों पे भाटे मार रही है, पुलिस पत्थरवार कर रही है, पुलिस बम के गोले छोड़ रही है, पुलिस हमारे लोगों पे ऊपर फायर कर रही है, पुलिस लोगों को दौड़ा रही है। तो ये तो हमने सरकार के साथ हमने बात की कि ये जो सरकार हमारे साथ जो मुद्दा कर रही है गलत कर रही है। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हमारे लोगों पे जो मामला दर्ज हुआ है उस एफआईआर को आप वापस लें, पहली तो हमारी यही प्रायोरिटी थी। और हमें पता भी था कि सरकार इन तरह के कुछ झूठे मामले हम पे डालकर हमें डराना चाह रही है, हमें धमकाना चाह रही है, हमारे आंदोलन को कमजोर करना चाह रही है, हमें तोड़ना चाह रही है, हमें हमारी दशा से भिटकाना चाह रही है। तो ये सरकार की जो नीति है, ये कहीं न कहीं नीति फेल होगी। हमने फिर उसके बाद जब हमारी वार्ता हुई तो संभागीय कमिश्नर और डीआईजी भी राजेश मीणा जी भी वहीं थे, और एसपी भी वहीं था, कलेक्टर भी वहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें एक प्रोसीजर है कि हम जो भी लोग हैं आपके, जिसका मुकदमा तो दर्ज हो गया, हम इनको एफआईआर लगाकर
सारे मामलों को हम विड्रॉल कर लेंगे। अच्छा। ठीक है, ये हमारी उनसे बात हुई है और हमने ये कहा है कि आप ये दोगला चाल जो चल रहे हैं, ये मुकदमा पहले बात तो आपको दर्ज नहीं करा, हमारा टेंट वहीं था, हम टेंट रोड पे नहीं ले गए, हमारे युवा गए, युवाओं पे आपने लाठीचार्ज की, पहले बात तो मुकदमा दर्ज होना नहीं चाहिए, जो भी आपने दर्ज किया आपने गलत दर्ज किया है और आपको चाहे एफआईआर के माध्यम से या सरकार से आप बात करके इस मामलों को आप दोबारा वापस लें। और हमने तो ये कह दिया सर एक मामला ना हो, मैं तो कह दूं 1000 मामला भी हो जाएगा ना तो हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं। दूसरा एक चीज और भी हमने ये कह दिया कि सरकार हमारे सिर के ऊपर तलवार रख के कोई गन भी यहां लगा के ये बोलेगा ना कि आप डीएनटी समाज के आंदोलन के बारे में कुछ नहीं करोगे तो हम एक शब्द भी देरी नहीं, हम कहेंगे कि डीएनटी समाज के लिए हम मर मिट जाएंगे। जब तक हमारा हक और हमारा अधिकार हमें नहीं मिलेगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। और जब 26 तारीख को हमारी जो वार्ता हो रही है तो हमारा पहले ये होगा कि जो हमारे अटेंतर भाइयों पे जो मामला दर्ज हुआ है, पहले बात तो सरकार उस पर तुम्हारा क्या रिएक्शन है, आप उस मुकदमों को कब वापस ले रहे हो, पहली तो लड़ाई हमारी यही होगी। दूसरी लड़ाई हमारा 10% आरक्षण की बात होगी। हम तेलंगाना का गजट लेके आए हैं, हम महाराष्ट्र का गजट लेके आए हैं, हम उत्तराखंड का गजट लेके आए हैं, असम का, तो हम तो केवल गजट में बात करेंगे, हम कानून में बात करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर 11% आरक्षण घुमंतु डीएनटी जातियों को सेपरेट दे रखा है, तो हम तो यही मांग कर रहे हैं भाई, हम 15% लोग हैं, 1,23,00,000 राजस्थान में निवास करते हैं, हमें 10% आरक्षण, आप तो हमारा ही हमें वापस दे दो, आप तो जो हमारा है ना, जैसे मैं कालबेलिया जाति से हूं तो मेरा कितना % बन रहा है, तो आप तो हमारी जो 52-53 जो जाति है आप हमारा डिवाइडेशन करके इसको आप सेपरेट कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि भाई आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण होना चाहिए। तो तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र सरकार जब इस कानून को लागू कर देती है तो राजस्थान सरकार को लागू करना चाहिए। तो सरकार कहीं न कहीं निष्क्रिय है, और निष्क्रिय भी कैसे है वो हमें पता है। और मैं कह रहा हूं आज का जो हमारा 20 तारीख को ये विचार विमर्श को, विचार गोष्ठी को, जो अभी हम जयपुर में हैं, ये हमारा अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में हम लोग बैठे हैं जालाना डूंगरी में, हम तय करेंगे कि 20-26 को सरकार कहीं ना नुकर करती है तो मैं कह रहा हूं इतना बड़ा आंदोलन होगा कि ये सरकार उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाएगी। हमने एक भी डीएनटी के लीडर ने अभी तक हमारे यूथ को और हमारे नौजवान को, एक भी घुमंतु जाति के लोगों को हमने ये नहीं कहा है कि आप वहां रोड पे खड़े हो जाओ। जिस दिन माननीय लाल सिंह जी और जिस दिन हम जैसे लोग बैठ के जब कहेंगे ना, तो मैं कह रहा हूं सरकार की अव्यवस्था हो जाएगी और सरकार को कहीं न कहीं घुटने बल पे आना पड़ेगा, और हम छोड़ने वाले नहीं है। इस बार भारतमाला एक्सप्रेस जो हावी रोड निकला वो दिल्ली को प्रभावित करता है, हम उसका हमारा टारगेट है और उसको जाम करेंगे हम करीब करीब 5000 लोगों के साथ। और हम इस बार तो हमारे मेवासी, गधे, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी, सांप, बिच्छू, गोयरे इस बार हम लाए नहीं। इस बार जब आंदोलन करेंगे तो आप देखना कि 10 किलोमीटर तक हमारे लोगों का अलग अलग से आपको झांकियर, अलग अलग आपको डेरे मिलेंगे। और हमारे सारे मेवासी, सारे ऊंट, सारे सांप, बिच्छू, क्योंकि हम तो सांप भी रखते हैं, हमारे टपर हैं, तो हमारे लोग तो सबको लेके वहां रोड पे आएंगे और हम सरकार से आमने सामने की फाइट करने के लिए तैयार हैं। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमारे हक की बात कर रहे हैं, बहुत संवैधानिक शील से हम बात करना चाहते हैं। और सरकार अपना उग्र रूप धारण करेगी तो हम भी उग्र रूप धारण करेंगे, चाहे कितने लोगों की जान जाए, कितने लोगों को सादत देना पड़े, पर घुमंतु जातियों को 10% आरक्षण, जहां लोग बैठे चरागाह में, जहां पट्टा, पीने का पानी, निकायों के अंदर जो राजनीति की भागीदारी है, डीएनटी समाज की जो सीट आरक्षित, सरपंच की सीट आरक्षित, जिला प्रमुख की सीट आरक्षित, और हमारे वार्ड पंच की सीट आरक्षित, जिला परिषद की सीट आरक्षित, एमएलए की सीट आरक्षित और संसद की सीट आरक्षित। तो जब तक ये शिक्षा के अंदर, क्योंकि अभी आपको पता है कि आप सब जातियों का डेटा लीजिए, ये जो जालाना डूंगरी में आप बैठे हैं बहुत सारे जातियों के आपको हॉस्टल मिलेगी, बता दिए डीएनटी समाज का एक भी कहीं हॉस्टल हो तो पूरे राजस्थान में कुछ नहीं। ये तो कुछ भामाशा है, लाल सिंह जी जैसे, बीकू सिंह जैसे, कुछ ऐसे लोग कुछ पैसा टक्का देके छोटे छोटे कोई जो चला रहे हैं। इस कारण ही हमारा समाज का शिक्षा, तो हमने तो एक ही कहा कि एक साल में 1000 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजे सरकार। जहां चरागाह में बैठी उसके लिए अध्यादेश लेके आए, 300 गज का पट्टा हमारे लोगों को रहने के लिए, 300 गज का पट्टा हमारे पशुओं को रहने के लिए। दूसरा, ही जितनी प्राइवेट जो सेक्टर है लिमिटेड जो बने, जिसमें हमारे लोगों को ट्रेनिंग देके हमारे लोगों की भागीदारी उसमें निश्चित कर जाए। राजनीति के अंदर निकाय चुनावों में हमारे लोगों को आप भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो ऐसे करके ये हमारी जो मांग है, हम जब तक, और हमारी जायज मांग है, हम कोई अनलीगल मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारा खुद का ही मांग रहे हैं कह रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि जब से राजस्थान सरकार बनी है तब से हम राजस्थान सरकार को 6000 करोड़ रुपए टैक्स दे दिया है।
हम तो उनका 2% पैसा भी हमारी बस्ती में उन्होंने खर्च नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि जो टैक्स आपने हमसे लिया है ना, वो टैक्स का आप आधा हिस्सा ही हमें वापस दे कम से कम आधा तो दे ही दो, आधा वापस दे दो। और टैक्स भी कैसे हैं, हम भी नमक खरीदते हैं, हम भी कपड़ा खरीदते हैं, हम भी पेट्रोल खरीदते हैं, हम भी घर पे राशन का सामान लाते हैं, हम भी पेट्रोल खरीदते हैं। तो जो जो सामान है वो सारा जिस बनिए के यहां से लेते हैं, जिस दुकानदार के यहां से हम लोग लेते हैं, वो सारा टैक्स काट कर और उसका हिसाब जोड़कर फिर हमारे से पैसा वसूलते हैं। और वो टैक्स का सारा पैसा राजस्थान सरकार के खाते में जमा होता है। भजन लाल जी मुख्यमंत्री हो चाहे और कोई मुख्यमंत्री हो, उनके कमरे में 10 कर्मचारी काम कर रहे, उसका सैलरी भी उस टैक्स के पैसों से कटती है। थानादार जी को तनख्वाह भी उस टैक्स के पैसे से मिलती है, और डॉक्टर साहब को भी तनख्वाह भी उस टैक्स के पैसे से लिखती है। ये सारी दुकानदारी जो सरकार की चलती है टैक्स के पैसों से चलती है। हम हमारे हक की बात, हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई एक मां के 4 बेटे होते हैं, आप हम तो हमारा सेपरेट बंटवारा कर रहे हैं, आप हमारा बंटवारा कर रहे हैं। और हमें पता है कि बंटवारा सरकार इतना जल्दी नहीं करेगी। ये तो हमारी पहली सीढ़ी, जो बालरई आंदोलन 7 नवंबर, ये हमारी पहली सीढ़ी है। मगर इस बार डीएनटी जातियों में बड़ा विरोध भी है, बड़ा उत्सव भी है। ये अपने हक, और आज भी तुम देखिए सारी जातियों के लोग आ गए। पहले बार देश आजादी के अंदर नाथ, जोगी, बंजारा, गाड़ियोलिया, कालबेलिया, सांसी, कंजर, मीरासी, पारदी, सारे लोग एक साथ बैठे हैं। तो और सारे टॉप लीडर आए, पूरे राजस्थान के लीडर आए, कहने का मतलब। तो ऐसे करके ये हमारा हक है और हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद में शायद ये पहला मौका है जब जो डीएनटी जाती है उनके सारे जो लीडर हैं, लोग हैं, वो इस बारे में जान रहे हैं कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं और इस देश के मूल मालिक हम ही हैं। और इस चीज़ को लेकर के अब उनमें जागृति भी है। सर एक बात मैं जानना चाहूँगा, आपकी जो आगे की रणनीति है 26/11 को, वो क्या रणनीति है, थोड़ा सा बताइए। नहीं, आगे को 26 की यही रणनीति है, जो सरकार को जितने भी हमारे डीएनटी के जो लीडर हैं, आज सब लोग आए, एक ड्राफ्ट बनेगा। पहले तो हम इसका सबका सुझाव लेंगे, फिर इस पे 2 दिन पूरा एनालाइज होगा, एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार होगी। डीएनटी के लीडरों की भी एक सूची तैयार होगी, भाई कौन सवाल जवाब कर सकता है, कौन मजबूत है। ऐसे लोगों को हम सरकार के साथ सभी जो सामाजिक न्यायता मंत्रालय है उनके अंडरटेकिंग हमारे मामले हैं, उनके साथ हमारी अविनाश जी गहलोत जो हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, ओटाराम जी देवासी और कोई विधायक मंत्री आएंगे, 3 मंत्रियों के साथ होगा। और उनके मुख्य सचिव है या उनके आईएएस जो भी होते हैं, वो सारे एक्सपर्ट लोग भी उसमें होगा। और वह हमारी बैठ के बात होगी, जो हमारा मांग पत्र है, जो हमारा ज्ञापन है, जो सरकार से हमारी बात हुई उस पर होगा। वो हमसे कोई सवाल जवाब करेंगे, वो हमसे कोई लिखित में मानेंगे या कोई गजट की बात करेंगे या कानून की बात करेंगे, वो हमें कानून बताएंगे तो हम भी उनको कानून बताएंगे। और वो एक कानून का एक लीगल एडवाइजर वाला मामला है और हमने पूरी तैयारी उसकी कर ली है, सरकार के साथ बात करेंगे। हम तो सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से ये जातियाँ देश आज़ादी के बाद पहले बार अपने हक से वंचित है, अपने हक की लड़ाई कर रही है और इनको दे देना चाहिए। क्यों इतना बड़ा इन लोगों को, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोटेक्शन इनको नहीं कराना चाहिए। तो सरकार के साथ जब हमारी चर्चा होगी, सरकार को लगता है कि कहीं न कहीं हमारे मुद्दे को भटकाने की कोशिश की और सरकार ने कहीं न कहीं हमें गोल घुमाने की कोशिश की, तो आज उनकी रणनीति हम बना ही रहे हैं कि 26 को सरकार जब हमें भाव नहीं देती है, हमारी बातों पे सरकार सहमत नहीं होती है, तो आगे की रणनीति तय होगी और हम लोग आंदोलन ही नहीं, रियल में महाआंदोलन करेंगे। हमारे पशु, भेड़, माइग्रेशन सबके साथ अब बड़ा आंदोलन करेंगे। अब तो हम सरकार की वार्ता से उठ भी गए, अब दोबारा नहीं उठेंगे। अब तो वहीं टेबल पे जब तक हमारी बात नहीं होगा, जब तक हमारी सब चीज़ों में लिखित एडवाइजर नहीं होगा, तब तक के पहले चाहे मरना है, चाहे मिटना है, चाहे कितने लोगों को सादत देना पड़े, चाहे हमें कुर्बान हो जाना पड़े, हम वो जगह छोड़ेंगे नहीं। और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, मुझे लग रहा है कि 26 तक की बात है। 26 के बाद हम वापस पूरे राज्य भर में भी घूमेंगे। मैं अभी एक पैदल यात्रा भी करने वाला हूँ। डीएनटी समाज में सभी जगह पे पैदल यात्रा भी करूँगा और हम लोग करेंगे। लाल सिंह जी वगैरह हम सारे लोग हैं, सब लोग मिल के अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। और जितने सारे डीएनटी के लोग, आज सबको डिवाइडेशन कर दिया जाएगा कि अपनी समाज की आप भागीदारी करेंगे, अपने समाज की आप सारी जातियों को जिम्मेदारी के साथ मिल करके काम करना और सबको अपने घर, बीवी बच्चों को सबको साथ लेके हमें रोड पे आना चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो कुछ रहने का ही नहीं है साहब, हम तो खुले आसमान पे रह रहे हैं। और हम तो इसके बाद ये भी एक सरकार नहीं मानते तो रोडों पे भी जाएंगे, उसके बाद भी नहीं मानते तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। हमारी अभी 2 रणनीति होगी, भारतमाला एक्सप्रेस को जाम करना एक, और उसके बाद सरकार नहीं मानती तो फिर जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। राजस्थान की सभी जेलों में डीएनटी समाज के लोग, क्योंकि जेलों में 2 टाइम की रोटी तो मिलेगी, क्योंकि सरकार सबसे पहले कानून का शिकंजा बताती है, जेल डाल देंगे, मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। तो भैया जेल में चले जाओ ना, तो वहीं तो रोटी मिलेगी, सब कुछ ये होगा। मगर सरकार को हम भी चैन की नींद नहीं लेने देंगे, ये आज की बात आप याद रखना। तो
तो आपने देखा अभी सरकार को चेतावनी दी कि अगर 26 तारीख तक हमारी वार्ता में सहमति नहीं बनी तो आगे महा आंदोलन होगा, और साथ ही में जितने भी मवेशी हैं, पशु पक्षी वगैरह, जो भी कार्य परंपरागत रूप से इन जनजातियों द्वारा किया जा रहा है, वो सारे के सारे लेकर के रोड पर आएंगे। जैसा इन्होंने कहा कि हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और एक जनजाति जब बात करती है, एक नेता ये कहता है कि हमारे पास में जेल हम इसलिए जा रहे हैं, हमारे लोगों को जेल हम इसलिए भेज देंगे ताकि वहाँ पर खाने को मिल जाएगा। इससे बड़ी शर्म की बात जो है वो लोकतांत्रिक देशों में, भारत जैसा देश जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है और है भी, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये बातचीत की रतन नाथ जी के साथ में, उनके विचार जाने और डीएनटी के बारे में, उनकी जो आगामी रणनीति है उनके बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं रतन नाथ जी को, जो कि हमारे पॉडकास्ट में पधारे और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो आपके ब्रॉडकास्ट को और जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अंतिम पांत का समुदाय है, सब लोग इस ब्रॉडकास्ट को आगे से आगे शेयर करें। और मेरा तो यही है कि आप एक अंतिम पांत के समुदाय की आवाज के लिए इतना बड़ा सेटअप लेके आप पधारे। मैं मेरे दिल से सारी डीएनटी समाज की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको सबको धन्यवाद। और जयपुर की धरती पे भी आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका छोटा भाई रतन नाथ कालबेलिया, धन्यवाद। तो हम एक बार फिर से मिलेंगे और भी डीएनटी नेताओं के साथ में। जैसा कि इस कॉन्वर्जेशन के अंदर हमने भीखू सिंह जी के बारे में बात की, लाल जी के बारे में बात की, और भी कई हमारे जो डीएनटी के नेता हैं उनके साथ में हम मिलने वाले हैं। उनके विचारों को और डीएनटी समुदाय की जो समस्याएं हैं, तकलीफ हैं, उनको डिटेल से जानेंगे। सो आप जुड़े रहिए और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इस जनजाति को हक मिलना या नहीं मिलना चाहिए। आप सभ्य समाज से आते हो, सारे के सारे, भले ही आप किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाले क्यों ना हो, लेकिन क्या आप अपने आस पड़ोस में जो भी ऐसी जनजाति रहती है उनको हक दिलाने के लिए तैयार हो या नहीं हो, हमें कमेंट में जरूर बताइए। बाकी सरकार से तो ये लोग अपना हक लेकर के ही रहेंगे। जल्दी मिलते हैं। राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।